Assalamu alaikum all students. Welcome to Pass MDCAT Now platform. Today we gotta share with you the major question which every student has in mind कि अब national MDCAT हो चुका है तो अब हमने क्या करना है. What field we has to do, we has to choose, किस में हमें जाना चाहिए, किस में हमारा करियर है, हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है. अब हमको जो भी चीज़ें करनी होती हैं डेफिनेटली हमारा एक माइंडसेट होता है. और माइंडसेट में सबके जाहिर सी बात है कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन था. स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती है. इंजीनियरिंग वालों के पास कई कैटेगरीज़ हैं, 17-18 इंजीनियरिंग के अंदर ही फील्ड्स हैं जिनमें वो जाके कहीं ना कहीं से वो इंजीनियर बन जाते हैं. लेकिन मेडिकल के कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि आइदर दे विल बिकम और दे विल नॉट. सो कौन सी ऐसी मेडिकल फील्ड्स हैं जिनमें रहकर आप अपने आप को मेडिकल करियर में परस्यू कर सकते हैं और आपके लिए कि आपको किस में जाना है ये डिसीजन में हम आज आपकी हेल्प करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट. अच्छा, अब सब लोग जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं, अगर किसी को भी कोई करियर परस्यू करना है तो बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं जिनकी बेसिस पे कोई भी अपना करियर चूज़ करता है. एक था पैशन. पैशन था कि मेरा मेडिकल में एडमिशन हो जाए, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊं, मैं बीडीएस कर लूं. अब वो नहीं हुआ है. तो अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर किसी की पहले से रिसर्च हुई हुई है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में एंड शी और ही इज़ पैशनेट अबाउट इट कि मुझे इसमें परस्यू करना है तो ठीक है. अगर नहीं है तो लाजमी तौर पे आप कोई भी फील्ड जब चूज़ करेंगे तो कोई ना कोई टॉप उसके पीछे लॉजिक आपकी माइंड में होगी. तो किस नज़र से कौन देखता है और उसके हिसाब से कहाँ आप फिट हो सकते हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहली चीज़, लोग ये देखते हैं कि किस चीज़ में उनका दिल है, उनका पैशन क्या है, किस चीज़ को, किस फील्ड को जाकर उनको खुशी होगी. इट डजेंट मीन कि उस जगह पे वो प्रमोशंस ले लेंगे, वो किसी हायर डिजिग्नेशन पे बैठ जाएंगे या उनकी बहुत सैलरी हो जाएगी. इट ओनली मीन्स सेल्फ फुलफिलिंग कि क्या करके मुझे अच्छा लगता है, क्या बन के मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करूँगी. सेकेंडली, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है स्कोप. आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हैं उसका स्कोप कितना है. ऐसा तो नहीं है कि उसका आपको कोई स्कोप ना मिले और फिर इन फ्यूचर यू विल बी डिसअपॉइंटेड. लाइक सपोज अगर मुझे जियोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि जियोलॉजी इज़ अर्थ फील्ड, अर्थ के बारे में पढ़ना, it's more academic field. Here in Pakistan it's more like academia. Zoology, botany, these are academic categories. अगर मुझे शौक है तो अब मैं किसी ज़ू में जाके नेशनल जोग्राफिक में तो एनिमल्स को स्टडी नहीं करने वाली हूँ. अब मैं यहाँ पे जो एनिमल्स के अगर अपने पाकिस्तान में देखती हूँ तो कितने रिस्टोर या रेस्क्यू सेंटर्स हैं एनिमल्स के, वेटर्निटी सेंटर्स कितने हैं, प्लांट्स के सेंटर्स कितने हैं, उनकी जगहों पे हमारे पास वैकेंसीज़ कितनी आती हैं, उस पर सैलरी कितनी दी जाती है. अगर मेरा शौक़ है, मुझे ये करना है, मुझे आर्ट्स में जाना, मुझे पेंटिंग्स करना, स्केचिंग करना, फाइन आर्ट्स करना, इंटीरियर डेकोरेशन करना पसंद है, इट डजेंट मैटर कि मुझे कहाँ वैकेंसी मिलती है, नहीं मिलती है, जॉब मिलती है, नहीं मिलती है, सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, इट डजेंट मैटर. लेकिन अगर आप एक लॉजिकल प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से देख रहे हैं कि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ कई जगहों पे हों, तो इट डिपेंड्स कि आप जो फील्ड देख रहे हैं सबसे पहले आपको देखना ये है कि उसका स्कोप कितना है. एंड थर्ड इज़ सैलरी. सैलरी उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका मकसद तालीम जो है वो अर्निंग होता है. अभी भी मेरे ख्याल से लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है. 70% फैमिलीज़ यही सोच के लड़कियों को नहीं पढ़ाती होंगी कि उनको तो अर्निंग करनी नहीं है, उन्होंने तो शादी करनी है. और 99% फैमिलीज़ लड़कों को पढ़ाती है क्योंकि उन्होंने अर्निंग करनी है, उन्होंने उनका करियर है, उन्हें फैमिली रन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो ब्रॉड माइंडेड फैमिलीज़ हैं जहाँ मेल फीमेल इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, वहाँ अगर बच्ची को पढ़ने का शौक़ है तो ठीक है, बच्ची अगर कुछ बनना चाहती है तो ठीक है, कमाना चाहती है तो ना. अब वो बच्ची अगर कमाना चाहती है तो उस बच्ची को सैलरी कौन सी फील्ड में ज़्यादा मिलेगी, उस बच्ची को ये देखना है. बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनका स्कोप है बट दे आर नॉट पेइंग मच सैलरी हेयर, दे आर नॉट पेइंग मच सैलरी हेयर. और बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके स्कोप लिमिटेड हैं, जिनके जॉब डिस्क्रिप्शन या वर्किंग जो स्टेटस है
करियर स्टेटस है वो थोड़ा लो कंसिडर किया जाता है हमारे मुल्क में, लेकिन उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो ये आपने देखना है कि आपने सैलरी चूज़ करनी है, स्कोप या करियर चूज़ करना है, डिजिग्नेशन चूज़ करनी है, या आपको वो करना है जो आपको करके खुशी हो। तो ये डिसीजन आपने सोच समझ के करना है। अच्छा, अब मेडिकल प्रोफेशन के लोग जिस जिस कैटेगरीज में या जिस जिस फील्ड्स में जा सकते हैं वो भी इंटरलिंक्ड हैं इंजीनियरिंग और बिजनेस सेक्टर्स की। आप बहुत कुछ फील्ड्स ऐसी हैं इंजीनियरिंग के अंदर जो आप कर सकते हैं, कुछ फील्ड्स हैं जो बिजनेस सेक्टर के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप मेडिकल में ही परस्यू करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स अकाउंट्स, टुवर्ड्स बीबीए, टुवर्ड्स एसीसीए, यू डोंट वांट टू गो देयर, तो मेडिकल की ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आप परस्यू कर सकते हैं? आप मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहलाएंगे। इसमें कुछ ऐसी हैं जो इक्वलेंट टू MBBS और BDS हैं, बिकॉज दे आर ग्रेजुएट डिग्रीज एंड दे ऑल्सो हैव द प्रीफिक्स ऑफ डॉक्टरेट, इनका लेवल डॉक्टरेट है। और कुछ फिर आपके पास आ जाती हैं BS प्रोग्राम्स की, बैचलर्स प्रोग्राम्स की। अच्छा, बैचलर्स प्रोग्राम देर आर 3 टाइप्स, लेट मी क्लेरिफाई। एक है BS जो 4 साल का होता है, 4 साल का, कुछ जगहों पे अब 4.5 साल का भी शुरू हो जाएगा, 4 साल का हमारे पास है। फिर एक होता है BSc ऑनर्स जो 3 साल का होता है। BSc ऑनर्स आज के उसमें आई डोंट रिकमेंड एनी वन टू डू BSc ऑनर्स, क्योंकि अब BS प्रोग्राम्स आ गए हैं और बहुत सारी अच्छी और कुछ प्रोफेशनल फील्ड्स भी ऐसी हैं जो BS प्रोग्राम्स में आ गई हैं। तो आपको उनकी वर्थ है वो करना चाहिए। 1 साल के बाद आपको डिग्री इक्वलेंसी है, लेकिन 1 साल के बाद आपका एक प्रोफेशनल करियर भी उसके थ्रू हो जाता है, उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। जो लोग जिनको बस ऐसा ही है कि बस सिंपल ग्रेजुएट करना है, शादी ब्याह सेटलिंग, और उनको कोई गर्ज नहीं है, तो BSc ऑनर्स येस दे कैन डू, एंड इट्स अ 3 years प्रोग्राम। फिर होता है BSc, इट्स ओनली 2 to 2.5 years प्रोग्राम्स। I will recommend whatever you choose, either BSc, BS honors, or BS. Choose through universities, because university का college level से ऊपर का level होता है. You will enjoy a new life, you will enjoy a new level. वरना कॉलेज आप इंटर तक देख के आए हैं, अगर कोई कॉलेज में ही करना चाहता है तो BSc ऑनर्स, और कुछ कॉलेजेस में BS प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग यूनिवर्सिटी का लेवल देखें। अच्छा, अब कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें आपको डॉक्टर का लेवल भी मिलेगा, जिनमें आपको डॉक्टरेट डिग्री भी मिलेगी विच इज़ इक्वलेंट टू योर MBBS एंड BDS, और क्राइटेरिया वाइज भी आप उसी सेक्टर में, हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर वर्किंग कर सकते हैं अगर आपको हॉस्पिटल में काम करने का शौक है तो। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपकी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री विच इज़ PharmD। इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, एवरी कंट्री हैज़ वैकेंसीज फॉर फार्मासिस्ट, लेस और मोर, लेकिन और ये प्रोफेशनली इंटरलिंक्ड होता है मेडिकल डॉक्टर के, यानी कि MBBS के और BDS के, एंड विदाउट अ फार्मासिस्ट नो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैन गो थ्रू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं विदाउट फार्मासिस्ट, वरना दुनिया के हर कोने में कोई भी MBBS या BDS डॉक्टर फार्मासिस्ट के रिव्यू के बगैर अपने प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन किसी पेशेंट को दे ही नहीं सकता। और इसका स्कोप भी है, इसकी वर्थ भी है, इसकी स्टेटस इक्वलेंस है। इस स्टेटस का मतलब ये है कि जो आप अपना स्टेटस MBBS या BDS करके कंसिडर कर रहे थे वो इक्वलेंस है। सैलरी कुछ कंट्रीज़ में लेस है, कुछ कंट्रीज़ में मोर है, लेकिन आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है। और आपको अगर पाकिस्तान से बाहर जाना होगा तो तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरह ऑब्वियसली आपको हर मुल्क का हेल्थ केयर का टेस्ट देना होगा, और ये सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, ये अगर आप MBBS करते तब भी होता, ये अगर आप BDS करते तब भी होता। इसके बाद आता है हमारे पास फिजियोथेरेपी और फिज़िकल थेरेपी। इसको भी पहले ये बैचलर्स प्रोग्राम था, अब इसको डॉक्टरेट प्रोग्राम कर दिया गया है, क्योंकि अब्रॉड ये डॉक्टरेट डिग्री के तौर पे है। तो हमारा जो HSC है वो अब्रॉड के साथ अपने आप को इक्वलेंट करने की कोशिश करता है, हायर एजुकेशन कमीशन हमारा, तो इसलिए इसको भी अब डॉक्टरेट लेवल पे एक्सीड कर दिया गया है फिजियोथेरेपी के लिए। स्टेटस वाइज हमारे यहाँ इसकी इतनी ज़्यादा स्टेटस नहीं है जो एक फार्मासिस्ट का है
या MBBS और BDS डॉक्टरेट का है, बट इट इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फील्ड. इट इज़ व्हेन यू डू फिजियोथेरेपी यू विल बी सेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. और ये एलाइड फील्ड्स आपकी कहलाती हैं. इसकी भी दुनिया में एक्सेप्टेंस है. स्टेटस में ये इतना कंसिडर नहीं किया जाता. जैसे आपने देखा होगा ना, फिजियोथेरेपिस्ट को हमारे यहाँ कोई कुछ समझता ही नहीं है. हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है. फिजियोथेरेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. जितने भी लोग हैं जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हड्डियों के मसले हैं, आर्थराइटिस है, कहीं पे भी आप चले जाएं जहाँ पे एक्सीडेंट है, कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जो ट्रॉमा सेंटर है, एक्सीडेंट हो गया, फालिज गिर गया, कोई हादसा हो गया, फ्रैक्चर हो गया, छोटी से लेके बड़ी इंजरी, उसमें आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है. एक तो होता है कि आपने फ्रैक्चर कर लिया, प्लास्टर कर लिया, लेकिन उसके बावजूद एक नॉर्मल रूटीन में आने के लिए वक्त लगता है. उसके लिए एक्सरसाइजेज दरकार होती हैं जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट आपको मदद करता है. और फिजियोथेरेपिस्ट को बाकायदा इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है. वो घरों में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वो डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स में अपनी सर्विसेज जाके देख सकते हैं, वो क्लिनिक्स में जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और उनके ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा खुल जाते हैं. अब अगर एक जनरल फिजिशियन है, वो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, अगर हॉस्पिटल में वो ज्वाइन नहीं करता, वो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है. अगर उसके पास क्लिनिक में डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, एक मेडिकल डॉक्टर अगर नहीं आते हैं पेशेंट्स, तो वो घर घर जाके देख सकता है, लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकता घर के अंदर, जिसके लिए मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए स्पेशल एपरेटस रिक्वायर्ड होता है. उसके लिए उसको या तो अपने क्लिनिक पेशेंट को बुलाना पड़ेगा जहाँ सारा एपरेटस मौजूद है, या फिर उसको हॉस्पिटल बुलाना पड़ेगा. फिजियोथेरेपिस्ट को ये भी एक एडवांटेज हासिल है कि फिजिकल, जस्ट नॉट मशीनरी बट मैनुअली भी वो बहुत सारी जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पेशेंट को करवाते हैं. तो वो घर घरों में जाके भी कर सकते हैं, और उनके जो रेट्स होते हैं सैलरी के वो बहुत ज़्यादा होते हैं. स्टेटस अगर आप देखेंगे तो येस, आपको स्पेशली पाकिस्तान में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी फिजियोथेरेपिस्ट की जितनी आपको फार्मासिस्ट की मिलेगी, या जितनी आपको MBBS या BDS की मिलेगी. लेकिन सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से और अपॉर्चुनिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोथेरेपिस्ट अर्नस मोर. ये ऑक्यूपेशन ज़्यादा मोर करता है. और अगर आप अब्रॉड चले जाते हैं तो अब्रॉड तो इस तरह का कोई हमारे मुल्क जैसा तो कोई निज़ाम ही नहीं है. अब्रॉड तो आप कुछ भी कर लें, एक्सेप्टेंस है. किसी भी फील्ड में चले जाएं, कोई आपसे नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं. वो एक जनरल ह्यूमन के तौर पे आपको ट्रीट करते हैं. तो ये, हाँ, सैलरी इश्यूज़ वगैरह ये सब डिफर कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री, बट दिस इज़ द सिचुएशन. इसके बाद आपके पास आती है एक ईस्टर्न मेडिसिन. ये हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है. ये MBBS BDS फार्मेसी के इक्वलेंट 5 ईयर प्रोग्राम होता है मोस्टली. बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ईस्टर्न मेडिसिन करा रही हैं. लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इसका पता नहीं है. ये भी एक फील्ड है, इसमें एलोपैथी के साथ साथ कुछ हर्बल और डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं, और ये हिकमत भी नहीं है. इट्स अ डिफरेंट फील्ड, मर्जर ऑफ बोथ. और होम्योपैथिक नहीं है ये कम्प्लीटली. ये हिकमत भी नहीं है. हर्बल से ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली ये हिकमत भी नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एलोपैथिक एंड हर्बल फील्ड्स. और ये जो करते हैं लोग, वो वैसे ही जैसे कि एक MBBS डॉक्टर करता है, वैसे ही वो प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही उनको अलाउड है प्रिस्क्राइबिंग और हर चीज़. डायग्नोसिस हॉस्पिटल्स में ही अपॉइंट होते हैं, ये सारे वो काम करते हैं. हाँ, मगर PMDC उनको वो स्टेटस नहीं देता लाइसेंसिंग के लिहाज से जो एक MBBS को दिया जाता है. लेकिन बाकी सब कुछ वो कर सकते हैं, अर्निंग्स भी वो कर सकते हैं. हर यूनिवर्सिटी के अंदर ईस्टर्न मेडिसिन हमारे यहाँ इस वक्त नहीं है, तो आपको सर्च आउट करना पड़ेगा. यू हैव टू गो टू ईच यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड सी व्हाट कैटेगरीज दे आर ऑफरिंग. हमदर्द के अंदर ईस्टर्न मेडिसिन होता है और बहुत अच्छा ईस्टर्न मेडिसिन होता है, तो हमदर्द यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है. आप हमदर्द के अंदर देख सकते हैं. इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर खोल खोल के देखना होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ये चीज़ कराती है. मगर अगर किसी को ये है कि MBBS BDS फार्मासिस्ट यानी मेडिकल फील्ड में ही रहना है, डॉक्टरेट लेवल पे ही रहना है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड. अब उसके पास आपके पास आ जाते हैं BS प्रोग्राम्स विच आर 4 years प्रोग्राम. एवरी यूनिवर्सिटी वेदर इट्स प्रोफेशनल स्पेसिफिक और इट्स अ जनरल. प्रोफेशनल स्पेसिफिक से मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वो भी कराती हैं, और जनरल यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, जैसे आपकी कराची यूनिवर्सिटी है, इस तरह की जनरल यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं BS प्रोग्राम्स. BS प्रोग्राम्स में
दो तरह की आपकी फील्ड्स होती हैं। कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि टेक्निकल है। आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको काम मिलता है, आपको जॉब मिलती है। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि कंपनीज़ के अंदर टेक्निकल काम आप नहीं कर सकते, बट यू कैन गो टूवर्ड्स रिसर्च। रिसर्च भी नहीं कर सकते तो आप अकेडमिया में जा सकते हैं। जिन लोगों को टीचिंग का शौक़ है, ख़ास तौर पे फीमेल्स, हमारे यहाँ फीमेल्स फील्ड्स तो चूज़ कर लेती हैं, मगर जैसे ही शादी होती है तो उस फील्ड को निभाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर वो लोग अपने लिए इजी वेज ढूंढती हैं। टीचिंग प्रोफेशन का ये होता है कि आपकी लिमिटेड टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, डे टाइम होता है। इवनिंग में करें तो आप चंद घंटों के लिए करते हैं। लोग विजिटिंग फैकल्टीज़ बनते हैं, एक ही वक्त में दो दो तीन तीन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा रहे होते हैं, बस जाना है, क्लास लेनी है और आ जानी है। सो ये इट्स अ काइंड ऑफ ईजी जॉब। तो जिन लोगों को ईजी जॉब एंड मोर अर्निंग का शौक हो तो उनके लिए अकेडमिया कि वो टीचिंग के प्रोफेशन में आ सकती हैं। बॉयज़ भी करते हैं ऐसा, जब उनको अपनी अपनी फील्ड्स में जितना वो लाखों रुपए सोच रहे होते हैं उतना उनको नहीं मिल रहा होता, क्योंकि स्टार्ट में नहीं मिलता। स्टार्ट में किसी भी फील्ड में आप जाएंगे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इट टेक्स टाइम। तो उसके बाद वो जब डिसअपॉइंट हो जाते हैं कुछ सालों में या शुरू शुरू के अर्ली स्टेजेस में, तो वो टीचिंग का चूज़ करते हैं, क्योंकि टीचिंग वो फील्ड है जो शुरू से ही आपको ज़्यादा पैसे दे देती है। तो वो अकेडमिया फील्ड में जा सकते हैं। फिर वो लोग, फिर वो बीएस प्रोग्राम्स के बाद मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, और दो दो चार चार लाख रुपए कमाने के लिए, कि चंद घंटे लिमिटेड टाइम दिया और दो दो चार चार लाख उन्होंने कमा लिए। उसके लिए वो फिर एकेडमिक फील्ड्स में जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग टेक्निकली वर्क करें, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा हो। दैट्स वाई पास एम डी कैट नाउ इज़ हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट what's fits for you, what fit for you, what you like to do, so you can decide better कि आपने क्या करना है। टेक्निकल फील्ड्स में हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, बायोजेनेटिक्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन है। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बाकायदा टेक्निकली जॉब कर सकते हैं। लाइक अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, किसी ने पैथोलॉजी पढ़ी है, वो मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री सेटअप्स भी तो है ना, आपके लैब्स हैं। लैब्स इतना कमा लेती हैं जितना कि आपका एक क्लिनिक नहीं कमाता एमबीबीएस डॉक्टर का, जितना लैब्स कमा लेती हैं। कोई चला जाए आज एक्सरे कराने, सीटी स्कैन कराने, एमआरआई कराने, इसकी बेताशा अर्निंग है। एक टेक्नीशियन ज़्यादा कमा रहा है इन लैब्स की वजह से। तो ऐसी जहाँ पे भी पैथोलॉजी की लैब्स हैं, कोई भी लैब टेस्ट होता है तो जाहिर सी बात है उसका कल्चर जाता है, उसका कल्चर जाता है, देखा जाता है, बैक्टीरिया वायरस उसमें इवेलुएट होते हैं। तो डिफरेंट जगहों पे माइक्रोबायोलॉजी के लोग लैब के अंदर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स के तौर पे, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे लैब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं। फिर ऐसे लोग माइक्रोबायोलॉजी के फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स का बेसिकली काम होता है मेडिसिन बनाना, ड्रग्स बनाना, दवाइयाँ बनाना। ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि वो निकोटीन, हीरोइन, मॉर्फिन जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ड्रग्स जो है वो साइंस की ज़बान में मेडिसिन को कहा जाता है। जो आप पैनाडॉल ले रहे हैं वो भी ड्रग है। तो जब भी कोई भी दवाई बनती है उसकी एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, उसके कल्चर्स लिए जाते हैं, उसको फिर डिफरेंट बैक्टीरिया पे, वायरसेस पे, डिफरेंट माइक्रोब्स के ऊपर अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो रिसर्च सेंटर के अंदर जो भी वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को अपॉइंट किया जाता है, जब क्वालिटी के एनालिसिस कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो फार्मास्यूटिकल्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। ये एक बेटर वे है कि उनको एक बड़ी जगह पे काम मिल जाता है। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेटस फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है उतना आपका कोई भी हॉस्पिटल नहीं करता। पाकिस्तान में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जो फार्मास्यूटिकल से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कर रही हो। इसीलिए जितनी भी रिसर्चेज होती हैं तमाम हॉस्पिटल्स में, चाहे आप आगा खान देख लें या कोई भी देख लें, मेजॉरिटी को स्पॉन्सर या फंडिंग्स फार्मास्यूटिकल ने किया होता है। तो ये एक बड़े लेवल की जो है ना कंपनी है, ये एक बड़ा सेक्टर है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी जो लोग कर लेते हैं उनको लेबॉर्ट्री से भी अगर ऊपर काम करना है तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उनको जॉब्स मिल जाती हैं। हमारे यहाँ बहुत हैं फार्मास्यूटिकल्स, लोकल ज़्यादा है, मल्टी नेशनल है। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, इनका भी यही है कि ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, टेक्नीशियन के तौर पे कहीं पे भी काम कर सकते हैं,
लैब्स के अंदर। फिर आप देखें ये कार्डियक अरेस्ट वगैरह, सीपीआर, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपने अक्सर फेसबुक पे रेस्क्यू मूवीज़ देखी होंगी, रेस्क्यू पोस्ट देखे होंगे। तो उन सब चीज़ों में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत काम होता है। अब मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट में फिर आगे इनकी स्पेशलाइजेशंस भी हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एनेस्थीसिया में अपने आप को परफेक्ट किया होता है। एनेस्थीसिया से मतलब ये है कि जब किसी भी ऑपरेशन थिएटर में कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसको पहले बेहोश किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है। इसकी और बहुत सारी कैटेगरीज निकलती हैं, इट डिपेंड्स। मगर जनरली मेडिकल टेक्नोलॉजी एक इट्सेल्फ एक ब्रांच है, और वो भी करने के बाद आप लैब में कर सकते हैं। पैथोलॉजी करने के बाद आप लैब और रिसर्च में जा सकते हैं। फिजियोलॉजी इसके आगे कम है। फिजियोलॉजी में बेसिकली आप बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग वगैरह देख रहे होते हैं। फिजियोलॉजी में जाने वाले लोग अकेडमिया में ज़्यादातर जाते हैं, लेकिन किसी भी जगह पे लेबॉर्ट्री वगैरह में भी रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। रिसर्च के अंदर ये लोग फिजियोलॉजी पढ़ने वाले जा सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी आपका डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस करवाती है, सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस करवाती है। इसके अलावा आपका जो, मुझे नाम याद नहीं आया, रॉयल एकेडमी ऑफ फिजिशंस एंड सर्जन्स है, वो आपका करवाता है मेडिकल टेक्नोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिग्री नहीं देती हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी की, वो सर्टिफिकेशंस देती हैं, बट डिग्री लेना इज़ मच बेटर। सो मेडिकल टेक्नोलॉजी इज़ अनदर थिंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसका मेजर रोल रिसर्च में है। यू कैन डू अकेडमिया, बट मेजरली ये रिसर्च में काम किया जाता है। हमारे यहाँ इसका स्कोप बहुत कम है। हमारे यहाँ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इसका डायरेक्ट मेडिकल बायोलॉजी पढ़ने वालों का कोई लिंक नहीं है। तो जो लोग मेडिकल बायोलॉजी पढ़ते हैं ज़्यादातर वो अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं। जितनी भी रिसर्चेज हैं वो यूरोप के अंदर हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है। बट एक तो या तो वो लोग टीचिंग में आ जाते हैं, या फिर वो लोग जो है वो बाहर अब्रॉड मूव कर जाते हैं। अगर किसी का ब्रॉड वे है, ब्रॉड विजन है, अब्रॉड जाना है उसको और इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्चेस करनी है, तो फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो एक बहुत अच्छी फील्ड है। मॉलिकुलर बायोलॉजी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर आपको ये मिलेगी, क्योंकि इसकी इट्सेल्फ तालीम भी कॉस्टली होती है। जेबिस मॉलिकुलर बायोलॉजी बीएस करवाता है, मास्टर्स लेवल पे भी करवाता है। तो जेबिस के अंदर ये फील्ड आपकी मौजूद है। अब्रॉड भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को अब्रॉड जाके पढ़ने का चांस मिलता है, दैट्स वेरी ऑसम, गो अहेड। जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया में बहुत ममालिक हैं। इट डजेंट मीन फ्रॉम अब्रॉड दैट यू गो टू यूएसए और यू गो टू यूके और यू गो टू कैनेडा और यू गो टू ऑस्ट्रेलिया। देयर आर लॉट मोर कंट्रीज। आप टर्की जा सकते हैं, आप इटली जा सकते हैं, आप चाइना मेडिकल प्रोफेशनली हमसे बहुत आगे है। मेडिसिन में आप देख सकते हैं कोरोना का सबसे पहले ट्रीटमेंट चाइना ने किस तरह किया है। जर्मनी जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, बर्लिन जा सकते हैं, डुबलिन जा सकते हैं, आयरलैंड जा सकते हैं यूके के अंदर। साउथ अफ्रीका भी आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। डो नॉट गो ऑन द सोशल स्टेटस कि जी साउथ अफ्रीका है, नो डोंट गो। सी कि उनकी डिग्रीज़ की कितनी एक्सेप्टेंस है, उनके एजुकेशन सिस्टम कितने अच्छे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड कितनी है। सी दैट जो अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, हमारे यहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं उसी के इक्विवेलेंट बाहर भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी जो उतनी ही फीस लेगी, लेकिन डिग्री आपकी वर्थ रखेगी कि जी मैंने अब्रॉड से पढ़ा है। पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वर्थ रखेगी कि अब्रॉड से पढ़ा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन HSC स्कॉलरशिप्स देता है। तो आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखें कि कौन कौन से BS के प्रोग्राम्स की स्कॉलरशिप दी जा रही है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और अगर लग जाती है स्कॉलरशिप, गो अहेड अबाउट इट। सो मॉलिकुलर बायोलॉजी टीचिंग सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर में आपको मिलेगी, रिसर्च में आप इसके अंडर जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अभी आगे आप देखेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अनदर गुड फील्ड। बायोजेनेटिक्स ये बहुत ऑसम फील्ड है, लेकिन ये रिसर्च बेस्ड फील्ड है। रिसर्चेज हमारे यहाँ इतनी नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ इसका कोई स्कोप नहीं है, लेकिन अब्रॉड इसका बहुत स्कोप है। जो लोग बायोजेनेटिक्स पढ़ते हैं वो अब्रॉड मूव करें तो ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में दुनिया के हर मुल्क में जो है ना वो रिसर्चेज हो रही हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसको आप छोड़ के ज़रा आगे निकल जाएं तो आपको बहुत इसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत हाई सैलरीज इस फील्ड की होती है। फिर इसके बाद आपके पास अकेडमिक BS प्रोग्राम्स हैं। देयर आर लॉट, यू कैन डू zoology, यू कैन डू बॉटनी, you can do general science BSc, marine biology. There are many that you can do.
जियोलॉजी, इसमें आर्ट्स, साइंस, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, अप्लाइड फिज़िक्स, ये बहुत सारी इसमें स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं जो कि अकेडमिक में होती है, अकेडमिया में होती है। अप्लाइड फिज़िक्स करने वाले सिर्फ अकेडमिया में नहीं है, वो रिसर्चेस में जा सकते हैं, नासा के अंदर जा सकते हैं, मगर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ उनको ढूंढनी पड़ेंगी, रिसर्च सेंटर्स उनको ढूंढने पड़ेंगे। केयू के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी रिसर्च सेंटर मौजूद है, जहाँ केमिस्ट्री करने वाले, बायोलॉजी करने वाले, माइक्रोबायोलॉजी करने वाले, मॉलिकुलर बायोलॉजी करने वाले, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी करने वाले रिसर्चेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। केयू एज रिसर्च सेंटर, कराची यूनिवर्सिटी। अब इंजीनियरिंग में, अब अगर मैं मेडिकल के डॉक्टर वर्ड नहीं लगाना चाहती और मैं बीएस प्रोग्राम करना चाहती हूँ, लेकिन बीएस प्रोग्राम में इन कैटेगरीज में जो मेडिकल की हैं नहीं जाना चाहती, तो इंजीनियरिंग में आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। इट्स अ मर्जर ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो एपरेटस होता है यूज़, वो बनाती हैं कंपनीज, उनके लिए बायोमेडिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, उनकी सेलिंग के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट करे होते हैं, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियर्स भी कर सकते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियर्स, और इसकी अब्रॉड हमारे यहाँ से ज़्यादा वैल्यू, हमारे यहाँ इसकी रिकॉग्निशन है, लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता, लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आजकल ये बहुत हाईलाइटेड, एनईडी यूनिवर्सिटी भी इसको करवाती है, सर सैयद यूनिवर्सिटी भी इसे करवाती है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाती है और एक्सेप्टेंस भी है उसकी। यू कैन गो अहेड। मशीन बेस्ड है, टेक्निकल वर्किंग है। बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इसी तरीके से टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मशीनरी रिलेटेड आपकी फील्ड है, इसका भी स्कोप है। हमारे यहाँ से ज़्यादा अब्रॉड है बायोटेक्नोलॉजी का, हमारे यहाँ इतना नहीं है, अब्रॉड ज़्यादा है। बायोमेडिकल कंपेरेबल टू बायोटेक्नोलॉजी इज़ स्टिल इन पाकिस्तान वर्किंग अ गुड स्टेटस। बिजनेस में फिर आप मूव कर सकते हैं, बीबीए की तरफ आप लोग जा सकते हैं। एमडी कैट वाले, मेडिकल वाले भी एलिजिबल हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बीबीए कर सकते हैं, नो, मेडिकल फील्ड्स के लोग भी बीबीए के लिए एप्लीकेबल हैं। बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी में ना हो तो डिसहार्ट मत हो। ज़्यादातर जो अकाउंट्स बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड वर्दी IBA, CBM, जेविस्ट, इनमें ज़्यादातर फर्स्ट प्रियोरिटी ये दी जाती है कि जिनका मैथ्स का या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो उनको चांस मिले। लेकिन टेस्ट वहाँ पे भी है, टेस्ट कंडक्शंस वहाँ पे भी होती हैं। इसके बाद फिर अगर आप KU के अंदर भी बीबीए के लिए होता है, वो भी कोशिश करते हैं कि पहली एक्सेप्टेंस वो दें जो कॉमर्स का जिनका बैकग्राउंड हो, जिनका बीकॉम किया हुआ हो, क्योंकि ये कॉमर्स और अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड है। लेकिन टेस्ट वहाँ पे भी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीबीए आजकल ऑफ़र कर रहे हैं, और वो इतने स्पेसिफिक उन नहीं हैं, और ना उनके इतने टफ टेस्ट होते हैं, ना उनके मेरिट क्राइटेरियाज इतने टफ होते हैं कि वो अकाउंट्स वाले को एडवांटेज दें। दे विल ट्रीट यू इक्वली। कहीं ना कहीं आपको बीबीए में ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। फिर आप कंप्यूटर्स के अंदर जा सकते हैं, आप आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, PCIT आप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, देर आर लॉट मोर थिंग्स। इसमें कोर्सेज भी हैं, डिग्रीज भी हैं। कोर्सेज से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि डिग्रीज़ लें, क्योंकि कोर्स लेने के बाद आप उतने ही पैसे कमा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के नज़दीक आप कहलाएंगे टेक्नीशियन, और वो आजकल हर कोई कर रहा है, और पार्ट टाइम घर में बैठ के सब ऑपरेट कर रहे हैं। डिग्री आपको एक प्रोफेशनल दिखाती है दुनिया की नज़र में कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। सो डिग्री विल बी मच मोर प्रेफरेबल। आई होप दिस गोना हेल्प यू व्हाट यू कैन चूज़ एंड व्हाट फील्ड्स यू कैन चूज़। इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि हर फील्ड से रिलेटेड हाईली प्रोफेशनल्स के साथ लाइव सेशंस करें, ताकि हर फील्ड के प्रॉस एंड कॉन्स आपको पता और ज़्यादा बेहतर चलें, और आपके लिए फ़ैसला करना और ज़्यादा आसान हो। वी विल नॉट जस्ट टेल यू व्हाट टू चूज़, वी विल गिव यू अ विजन कि आपको क्या करना है, ताकि उसी के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।